ओके स्टूडेंट्स, तो इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। वॉइस चेक करके बताएंगे भाई प्रॉपर है या नहीं है। जय श्री कृष्णा भाई, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सीएसआईआर नेट की इस क्लास में अपन लास्ट क्लास में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ चुके थे। आज अपन इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे और मोस्ट प्रोबेबल आज ये कंप्लीट भी हो जाएगा। ओके, सो हेडिंग डालिए बच्चों, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, ओके। सबसे पहले बच्चों, कल मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे अपन लाइन इंटीग्रल भी पढ़ेंगे, सरफेस इंटीग्रल भी पढ़ेंगे और वॉल्यूम इंटीग्रल भी पढ़ेंगे। लाइन इंटीग्रल का सीधा सा मतलब है किसी भी वेक्टर का आपको इंटीग्रेशन करना है किसी लाइन के अलोंग, किसी भी वेक्टर का आपको इंटीग्रेशन करना है किसी भी सरफेस के अलोंग, दैट इज सरफेस इंटीग्रल। और किसी भी वेक्टर या स्केलर का आपको इंटीग्रेशन करना है किसी भी वॉल्यूम के अलोंग, इसे आप वॉल्यूम इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, और इनसे डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होती हैं जो पूरी फिजिक्स पढ़ने के दौरान अपन कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहां पे लिखते हैं पहला, दिस इज लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन, ओके। तो लाइन इंटीग्रेशन में बच्चों यहाँ पे इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे द इंटीग्रेशन फॉर अ वेक्टर अलोंग अ लाइन, अलोंग अ लाइन। ठीक है, यहां से ए टू बी, इसमें यहाँ पे आपका वेक्टर डिफाइन है। ओके, सो लाइन इंटीग्रल यहाँ पे जो डिफाइन होगा बच्चों, ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर से डिफाइन होता है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अगर बच्चों पाथ क्लोज होता है, दैट मीन्स ए से बी पार्टिकल जाता है और बी से वापस कहां पे आ जाता है, ए पे आ जाता है। इफ पाथ इज क्लोज, पाथ इज क्लोज, देन जो इंटीग्रेशन का साइन है बच्चों क्लोज इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो जाता है। देन जो लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो यहाँ पे लिख दी जाती है, क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो इस प्रकार से भी लिखा जाता है। लिखने के लिए मैं समय दूंगा, ध्यान से देखिए। नोट लगा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लेते हैं, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनको भी अपन डील करेंगे। ओके, नाउ लाइन इंटीग्रल। अब यहां पे अपन ए वेक्टर जो है आपने फोर्स ले लिया भैया, बराबर एफ वेक्टर, और बी वेक्टर को आपने यहां पे डिस्प्लेसमेंट बराबर डीएल वेक्टर ले लिया, नो प्रॉब्लम। देन लाइन इंटीग्रेशन जो होगा ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां पे आप लिख लेंगे एफ वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ए टू बी। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों यहाँ पे ये तो आपने पहला पॉइंट लिख लिया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं कि जो आपका फोर्स है अगर वो कंजर्वेटिव होता है, इफ एफ वेक्टर ये कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव के लिए कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, और कोई भी वेक्टर फील्ड का कर्ल 0 होता है देन आप उसको किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज अवर रूल। अब यहां पे देन वर्क डन की बात करते हैं आप, वर्क डन डी डब्ल्यू बराबर, या फिर यहां पे डब्ल्यू लिख दीजिए, बराबर डब्ल्यू, और यहां पे आप लिखेंगे एफ वेक्टर डॉट
डीएल वेक्टर, ऐसा ही लिखा जाएगा। और एफ के स्थान पे आप ए टू बी जा रहे हैं, एफ इज व्हाट, दिस इज डेल फाई डॉट डीएल वेक्टर ए टू बी। और याद कीजिए बच्चों, आपने ग्रेडियंट के जब डिफाइन किया था आपने ग्रेडियंट को, वहां पे क्वांटिटी को आपने कुछ लिखा था, आपको याद आ रहा होगा ए टू बी, और यहाँ पे डी फाइव बराबर आपने लिखा था डेल फाइव डॉट डीएल या डेल टी डॉट डीएल जो आपने लिखा था, और यहाँ पे वैल्यू आ गई फाइव बी माइनस फाइव है। भाई इसको डी फाइव को इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज फाइव, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप पुटअप कर देंगे, दिस इज वर्क डन। तो यहां से एक बात क्लियर होती है कि कंजर्वेटिव फील्ड के लिए जो लाइन इंटीग्रल होता है वो केवल फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है, किस पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल किया गया है इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पे लिखेंगे इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव then line integration is independent of path, independent of path, then line integration is independent of path, it only depend on final and initial point, final and initial पॉइंट। और ये इन जनरल भी ऐसा होगा, ये तो केवल मैंने वर्क डन के लिए बोला है, बाकी किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए कर्ल जीरो है, दैट मींस उसके करेस्पॉन्डिंग जो लाइन इंटीग्रल होगा वो केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा, और फाइनल और इनिशियल पोजीशन एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करती हैं, देन आप कहेंगे यहां पे जो लाइन इंटीग्रल है वो जीरो होगा। और यहां पे लिख लीजिए इफ ए बराबर बी, दैट मीन्स क्लोज पाथ। और जब क्लोज पाथ होगा स्टूडेंट्स, देन लाइन इंटीग्रल, यहां पे क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर दैट इज जीरो। और यहां पे लिख देंगे वेयर ए इज कंजर्वेटिव। नोट इट। और इस पे फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन, नोट कर लीजिए भैया। कर लीजिए नोट। बाकी आपकी क्लासेस जो हैं यूट्यूब पे भी डाली जाती हैं, अगर किसी को लाइव लेनी है तो एप्लीकेशन पे मॉर्निंग में लाइव होती हैं क्लास, टाइमिंग में आपको बता देता हूं। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं, एज डेमो आपको 10 से 15 क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी,
ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन के नेम की अगर अपन बात करें, दिस इज फिजिक्स ऑनलाइन बाय के सर, फिजिक्स ऑनलाइन बाय के सर। यहाँ पे डेली आपकी क्लास लाइव होती है 7-10 पर। ओके, आप ले सकते हैं, लाइव लेना चाहें, डिस्कशन करना चाहें तो ऑल प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप लाइव भी ले सकते हैं एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे क्लास बाद में प्रीमियर होती है। ओके, ओके, लिख लीजिए भैया। ओके, तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट। बढ़िया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये पाथ 1, पाथ 2 और एक पाथ ये रहा, ठीक है। इसको कंप्लीट को आपने पाथ 1 बोला और इसको आपने पाथ 2 बोला है। पाथ 1 में दो लेंथ सेगमेंट है, 1 और 2। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो 1 यहाँ पे 1,1 है भैया, और यहाँ पे 2,2 है। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। लिखे कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल, कैलकुलेट द integral, calculate the line integral of the vector function of the वेक्टर फंक्शन, लिख लीजिए भैया साथ के साथ ही। और यहाँ पे v वेक्टर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर एक्स के प्लस 2x वाई प्लस 1 वाई केप लिखा हुआ है। ओके, अब बच्चों यहां से कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन when along the path 1 path along the path 1 and path 2 when particle goes when from point A to also calculate calculate the close line integration when particle
goes A to B, then return B to A. ओके, दिस इज द क्वेश्चन। आइए बच्चों अब इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे लिख लीजिए। भाई पार्टिकल है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यहाँ पे जाने के टू वेज हैं। दिस इज पार्ट वन, दिस इज पार्ट टू। ओके, दोनों के करस्पॉन्डिंग आपको लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, ठीक है। और फाइनली आपको फिर क्लोज लूप के लिए लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों ही पाथ से जा रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आइए सोल्व करते हैं। यहां पे कॉपी कर लेते हैं इसको। वी वेक्टर आपको दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइन इंटीग्रल में वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। सो यहां पे वाई स्क्वायर एक्स के प्लस 2x y प्लस 1 y के डॉट यहाँ पे dx x के प्लस dy y के प्लस dz z के। स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर्स को इस प्रकार से भी लिख दिया जाता है। सो v वेक्टर डॉट dl वेक्टर आपने लिखा तो y स्क्वायर dx प्लस 2x y प्लस 1 dy, इस प्रकार से आपने लिखा। और यहाँ पे जेड केप का कोई कंपोनेंट है तो जेड केप इनके साथ डॉट प्रोडक्ट में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया फॉर पाथ वन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। इसको आपने लाइन इंटीग्रल लिख दिया भाई पाथ वन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ वन के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट पाथ के अलोंग चलना पड़ेगा, वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। सेकंड आपको सेकंड सेगमेंट के अलोंग चलना पड़ेगा, वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ओके, और आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट, इसको अगर सी पॉइंट मान ले तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट होंगे भैया 2,1। तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, ओनली x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे dy 0 है और y की वैल्यू कितनी है, इस पूरे के पूरे फर्स्ट लाइन सेगमेंट पे वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे dy को 0 करेंगे तो dy 0 से पूरा का पूरा 0, और यहाँ पे y की वैल्यू 1 है तो dy आ गया। सेकंड की बात करते हैं बच्चों, तो आप 2,1 से 2,2 जा रहे हैं, मतलब x कांस्टेंट है। x कांस्टेंट है तो dx तो 0 हो गया इस लाइन सेगमेंट पे, और x की वैल्यू कितनी 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, बाहर निकाल दिया y प्लस 1, और यहाँ पे आपने dy लिख दिया। y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है भैया, यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी एक सेकेंड, हाँ तो केवल dx डिफाइन हो रहा है, dy तो 0 हो गया। तो ये टर्म तो पूरा का पूरा 0 हो गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर dx, तो ये केवल dx आएगा, y बराबर 1, ये dx आ गया। और dx कहाँ से चेंज हो रहा है, 1 to 2 चेंज हो रहा है x की वैल्यू, 1,1 से 2,1, और यहाँ पे आप 2,1 से 2,2, तो y की वैल्यू तो 1 to 2 ही चेंज हो रही है, नो प्रॉब्लम, दिस इज 2, और यहाँ पे 4, इसको y प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट लगा दी 1 to 2। ऐसा आप कर सकते हैं भाई डायरेक्ट, तो 2 प्लस 2, और यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, माइनस यहाँ पे जब आप 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 2, और ये कितना आ गया भाई 10 आ गया, 5 इंटू 2, this is 12. Okay, this is the line integration along path 1. That's our equation number 1. आपको अब कैलकुलेट करना है नाउ लाइन इंटीग्रेशन नाउ फॉर पाथ 2। तो लाइन इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करना है, तो v वेक्टर डॉट वेक्टर आप जानते हैं
बट बच्चों आपको यहाँ पे जब आप पाथ 2 के अलोंग मूव करते हैं तो यहाँ पे x और y की वैल्यू दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, तो आप x और y में रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x भी वेरी कर रहा है और y भी वेरी कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ए टू बी के लिए जो इस लाइन का इक्वेशन है वो किस प्रकार से है, कोऑर्डिनेट 1,1 है, यहाँ पे 2,2 है, तीसरा आगे वाला कोऑर्डिनेट इस लाइन पे 3,3 आएगा, उसके आगे वाला 4,4 आएगा, दैट मीन्स y बराबर x। तो यहाँ पे आप लिखेंगे y इज इक्वल्स टू x, सो dy इज इक्वल्स टू dx हो जाएगा, और यहाँ पे v वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपी कर लेते हैं अपन, ऐसा लिखा हुआ है भैया। तो y बराबर है तो एक्स स्क्वायर dx हो गया प्लस का 2x, और यहां से x प्लस 1 हो गया और यहाँ पे dx हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे आप dx लिख दिया, और यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे dx लिख दिया, दिस इज v वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ओके, और यहाँ पे इसको लाइन इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना है फॉर पाथ 2 के लिए, x की वैल्यू तो 1 to 2 ही वेरी कर रही है, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 3x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे dx 1 to 2 वेरी हो जाएगी वैल्यू आपकी, तो 3x³ 3 लिखा जाएगा यहाँ पे, प्लस 2x² 2 लिखा जाएगा, एंड दिस इज 1 to 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x³ प्लस x² एंड 1 to 2। ओके, सो यहाँ पे आप बात करते हैं तो 8 प्लस 4, ये आपने लिखा माइनस का 2, तो यहाँ पे 10 आ जाता है भैया। ओके, दिस इज द लाइन इंटीग्रेशन अलोंग पाथ 2। तो पाथ 2 के लिए इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर लेते हैं, पाथ 1 के लिए आपने इस प्रकार से, यहाँ पे 2 माइनस 1 1 ही आएगा बच्चों, ये 1 है, बिल्कुल, ये यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों आपको क्लोज पाथ के लिए पूछा गया है, यहां तक आपने लिख लिया। नाउ फॉर क्लोज पाथ, तो आप जानते हैं बच्चों क्लोज इंटीग्रल a डॉट dl की जो वैल्यू होगी वो आप भी जानते हैं, पहले आप a टू b जाएंगे, यहाँ पे v लिखा हुआ है भाई, तो v लिखिए आप भी, यहाँ पे v, और यहाँ पे v वेक्टर डॉट dl वेक्टर, और सेकंड यहाँ पे आप चलेंगे b टू a, v वेक्टर डॉट dl वेक्टर, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों a टू b v वेक्टर डॉट dl वेक्टर जो होता है माइनस, अगर आप लिमिट चेंज कर देते हैं तो माइनस साइन का फर्क आ जाता है, तो यहाँ पे आपने लिखा b टू a, और यहाँ पे v वेक्टर डॉट dl वेक्टर, सो b टू a v वेक्टर डॉट dl वेक्टर की आप बात करते हैं तो माइनस का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, सो क्लोज लाइन इंटीग्रल v वेक्टर डॉट dl वेक्टर a टू b कितना दिया, 11 माइनस 10, दैट इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, नोट इट। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया है बच्चों, अपनी खासियत ही यही है कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी मजा आता है पढ़ने में, और पढ़ाने का तरीका यही होना चाहिए। मैं केवल अपना रोब दिखाने के लिए तुम्हें इस तरीके से पढ़ाऊं कि तुम्हें ही समझ में ना आए, तो फिर वो टीचर का काम नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है और टॉप लेवल तक लेके चलेंगे, बहुत टफ टफ क्वेश्चन भी आप करेंगे, ग्रिफिथ की सोल्ड अनसोल्ड सब प्रॉब्लम्स करवा दूंगा आपको, आप निश्चिंत रहिए, बट फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए,
बच्चों को मैंने देखा है नेट जीआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर भी जब कॉन्सेप्ट्स की बात आती है तो उतना कंफर्टेबल वो फील नहीं करते हैं। जब टॉपिक पे बोलने की बात आती है तो कंफर्टेबल फील नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बेसिक्स वीक होते हैं। जिस बच्चे के बेसिक स्ट्रॉन्ग है, मैं मानता हूं कि उसको फिजिक्स में कभी दिक्कत नहीं आ सकती। आप बेसिक को नजरअंदाज करते हैं, इसीलिए फिर आपसे टफ प्रॉब्लम्स नहीं बनती हैं। अगर आप बेसिक को बहुत अच्छे से करेंगे, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपका सब्जेक्ट होगा। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, कोई भी बच्चा जो फिजिक्स पढ़ना चाहता है, रेगुलर क्लास लेता रहे, चीजों को समझता रहे, बहुत बढ़िया फिजिक्स हो जाएगी। ये मैटर नहीं करता है आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। मुझे एकदम प्लेन पेपर चाहिए और बिल्कुल बेसिक्स इसीलिए स्टार्ट किया है। लिख लीजिए भैया। असाइनमेंट एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वहां से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए जितने आपसे हो सकते हैं। बाकी मैं तो करवाऊंगा इस असाइनमेंट कंप्लीट। अब बहुत सी बार इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो लिखिए भाई। अ वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय अ वेक्टर फील्ड, अ वेक्टर फील्ड is given by, a vector field is given by and the a vector is, यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आई के प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहां पे एक्स स्क्वायर वाई जे के, ठीक है। देन इफ ए वेक्टर इज रोटेशनल वेक्टर, देन if a vector is irrotational vector, then the scalar function of the potential is, then the scalar potential of scalar function of potential, scalar function पोटेंशियल इज, ऑप्शन ए लिखेंगे भाई आप एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई क्यूब बाई 3। बी ऑप्शन की बात करेंगे तो यहां पे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस
यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 6 प्लस सी। ओके, बाई 2 कीजिए बच्चों इसे। सी ऑप्शन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, and the D option is x square by 2 plus y square by 2 plus c। अब बच्चों आपको दिया हुआ है कि a वेक्टर इरोटेशनल है, तो इसको किसी स्केलर फंक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बिल्कुल, बिकॉज कर्ल ऑफ a इज 0, देन a कैन बी रिटन एज द ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन। ओके, तो आपको वो स्केलर फंक्शन कैलकुलेट करना है। हालांकि आप लोग जानते हैं कि इन ऑप्शंस में एक आपका फाई लिखा हुआ स्केलर फंक्शन है जो कि इस वेक्टर के करेस्पॉन्डिंग डिफाइन है। अगर उसका आप ग्रेडियंट ले देंगे तो जाहिर सी बात है वेक्टर आ जाएगा, बट एक प्रॉपर मेथड भी होना चाहिए। आपको पता ही कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देन तो ध्यान से देखिए बच्चों, आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, दिस इज अवर ए वेक्टर। सिंस कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज 0, सो यहां से आप लिखेंगे ए वेक्टर को आप लिख सकते हैं डेल फाई। ओके, और जो आपका इंटरेस्ट है, सिंस डी फाई बराबर, यही आपको कैलकुलेट करना है भैया। तो डी फाई बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है डेल फाई डॉट डीएल वेक्टर लिखा जाता है। बिल्कुल, और यहां से एक सेकेंड, लाइन इंटीग्रल, सिंस फ्रॉम लाइन इंटीग्रेशन, तो लाइन इंटीग्रेशन आपने कैलकुलेट किया तो ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ऐसे कीजिए। और जब आप ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की बात करेंगे ना भैया, तो यहां से ये किसके बराबर है, ए वेक्टर को आप डेल यहां पे लिखिए से, सिंस डी फाई बराबर लिखा जाता है डेल फाई डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, तो जो लाइन इंटीग्रेशन है, तो डी फाई यहां पे फाई इज इक्वल्स टू, आपका इंटरेस्ट फाइव में, तो आप क्या लिखेंगे डेल फाई डॉट डीएल वेक्टर। और इस डेल फाई के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर को लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर लिख दिया आपने फाई। इस प्रकार से लिखिए भैया। अब यहां पे ए वेक्टर आप जानते हैं, पुटअप कर दीजिए। और डॉट यहां पे dx आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। बिल्कुल सर, ऐसे ही लिखा जाएगा। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, और यहां पे लिखा जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और यहां पे आप डी वाई लिख देंगे। नो प्रॉब्लम सर, ये आपने फाई लिख दिया इंटीग्रेशन। तो यहां पे आपने लिखा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ पे आपने वाई स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। बच्चों यहाँ पे आपको ये पता नहीं है कि एक्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, इनकी डिपेंडेंसी आपस में है या नहीं है। तो इनको सोल्व करने का स्पेशल तरीका होता है, या तो इनको एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाइए। अगर आपको आपसे नहीं बन पाते एग्जैक्ट डेरिवेटिव, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे कोई भी टर्म जो ट्वाइस और थ्राइस टाइम रिपीट होती है उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखवा भी दूंगा। तो यहां से एक्स क्यूब बाई 3 आया,
बच्चों यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस यहां पे वाई क्यूब बाई 3 और यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। ये 2 टाइम आ रहा है बट लिखना कितने टाइम है, 1 टाइम ही, और यहां पे प्लस सी। सिंस we do not know that x and y कांस्टेंट हैं और वेरिएबल, so here if any term comes twice and thrice, if any term comes twice and thrice, then write it only one time. So write it only one time. ठीक है भैया। सो यहां पे फाइव इज इक्वल्स टू आ जाएगा क्यूब बाई 3 प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, इस प्रकार से प्लस सी, इस प्रकार से लिख दिया जाता है। दिस इज द प्रॉपर मेथड टू कैलकुलेट। बाकी आप यहाँ पे इसको बना भी सकते थे, आप इसको एग्जैक्ट डेरिवेटिव बना देते, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स से इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, वाई स्क्वायर डी वाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ एक्स और वाई के बिटवीन आप रिलेशन नहीं जानते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को मिला के आपको क्या बनाना है, यहाँ पे एग्जैक्ट डेरिवेटिव, तो इसको फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है बच्चों, अब इसको क्या बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर आप चाहते तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, इसको सोल्व कर लीजिए तो क्या आएगा, अगर एक्स के पहले एक्स का करते हैं तो एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखा डी एक्स प्लस यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी वाई, यही तो लिखे हुए हैं, वाई स्क्वायर यहाँ पे कहा गया, ये रहा वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो या ये लिख लीजिए, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 ये आ रहा है, ये आ रहा। तो बात एक ही है, या तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव बना लीजिए या फिर ये सबसे बढ़िया मेथड लगता है मुझे, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। अब बच्चों आप तो लाइन इंटीग्रल से जानते हैं, बट आप जानते हैं कि डी फाई बराबर डेल फाई डॉट डी एल लिखा जाता है, और डेल फाई को आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो लिख लीजिए भैया, जितने भी टाइप के क्वेश्चन जिस भी सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में होगा। यही अपने पढ़ाने का तरीका है, और बहुत बढ़िया बढ़िया रैंक्स आई हैं बच्चों की हर साल। और जहां कहीं भी वो आगे पढ़ते हैं कभी दिक्कत नहीं आती उन बच्चों को। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो आप खुद करके लाएंगे, होमवर्क है आपके लिए। कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, ये ग्रिफिथ का क्वेश्चन है आई थिंक। कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल, कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल
कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन और v वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स केप प्लस 2yz, यहाँ पे y केप लिखेंगे आप, प्लस यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर z केप। ये आपको वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है। फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट 1,1, फ्रॉम द origin to the point 1,1,1. Okay, by three different routes, by three different routes. और अगर आपसे नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, मैं करवाऊंगा। 3 रूट आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 0,0 से स्टार्ट होता है और 1,0,0 पे पहुंच जाता है, एक्स एक्सिस के अलोंग जाता है, ठीक है। ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे 1 स्टेप आगे बढ़ा पार्टिकल, सेकंड वाई एक्सिस के अलोंग 1 स्टेप आगे बढ़ा, और थर्ड यहाँ पे जेड एक्सिस के अलोंग 1 स्टेप आगे बढ़ा। दिस इज द रूट। सेकंड रूट जो है आपका वो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो 0,0,0 से सबसे पहले वो जेड एक्सिस के अलोंग 1 स्टेप बढ़ा, देन 0,1,1, देन यहाँ पे 1,1,1, और एक है बच्चों द डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन। थर्ड है यहाँ पे जो रूट द डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसमें फोर्थ लिखिए, व्हाट इज द लाइन इंटीग्रल अराउंड द क्लोज लूप, व्हाट इज द लाइन इंटीग्रल along the closed loop, along the closed loop that goes out path 1 and back path 2, that goes out path 1 and back along path 2, ठीक है भैया। और ये आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपको पता लग जाता है कि फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव है, तो आप पाथ 1 से चले जाइए, पाथ 2 से चले जाइए, पाथ 3 से चले जाइए। जो आपका लाइन इंटीग्रेशन होगा केवल फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो क्लोज लूप के लिए जो फिर लाइन इंटीग्रल होगा वो 0 हो जाएगा। ओके, तो ये आपको करना है, कोई बहुत ज्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है। अब इस रूट पे जाने के लिए पहला लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट, तीसरा लाइन सेगमेंट। तो जो आपका पाथ 1 के अलोंग, रूट 1 के अलोंग जो लाइन इंटीग्रल होगा उसको 3 पार्ट में तोड़ देंगे। पहले पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पे यहाँ पे x वेरी करेगा तो dx डिफाइन होगा, यहाँ पे y वेरी कर रहा है तो dy डिफाइन होगा, यहाँ पे z वेरी कर रहा है तो dz डिफाइन होगा, ठीक है। और जब आप dx को वेरी करा रहे हैं, यहाँ पे y को वेरी करा रहे हैं, यहाँ पे z को वेरी करा रहे हैं, तो जब यहाँ से यहाँ तक आपने x वेरी कराया तो y और z कांस्टेंट थे, यहाँ से यहाँ तक जब आपने y को वेरी कराया तो x और z कांस्टेंट थे। इनकी वैल्यूज पुटअप करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी, और जब यहां से यहां तक आपने z वेरी कराया बच्चों, x और y कांस्टेंट थे, ठीक है। 1 1, यहाँ पे भी 1 1, ठीक है। तो dx dy 0 हो गया, जहां x और y दिख रहे हैं वहां 1 1 दिखेंगे। इस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन के लिए आप बात करते हैं 0 0 1 1 से पास हो रही तो x बराबर y बराबर z है, dx बराबर dy बराबर dz है, और आप कैलकुलेट कर लेंगे। ओके भैया,
और तीनों पाथ से ही सेम आता है अगर आपका लाइन इंटीग्रल, तो क्लोज पाथ के लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो बड़े आगे इसको आप करके लाएंगे, लिख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर अपन सरफेस इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। कैलकुलेट एफ डॉट डी आर, कैलकुलेट एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और बच्चों अभी इंटीग्रल कैलकुलस में और डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि जब मैं एक बार आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा दूंगा तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रिफिथ के अंदर बहुत सारी शानदार प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को अपन डील करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। उसके लिए मुझे एक क्लास एक्स्ट्रा लगेगी, बट फिर भी मेरा मन है कि मैं आप लोगों को कराऊं। ओके, बहुत एडवांस लेवल के जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, बट उसके लिए अपने को कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होगी, तो एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपन कल डील कर देंगे, देन परसों अपन इसके बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो कैलकुलेट एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अलोंग कर्व सी। ओके, वेयर वेयर यहां पे एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको वाई आई केप माइनस एक्स जे केप, वाई आई केप माइनस जे केप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एंड सी इज द सर्कल, एंड सी इज द सर्कल, and the equation of circle is x square plus y square is equals to 1. Okay, traveled counterclockwise, traversed counter counter clockwise. ओके, ऑप्शन ए लिख लीजिए भैया 0, ऑप्शन बी लिख लीजिए यहाँ पे 2 पाई, सी लिख देंगे माइनस का 2 पाई, और डी लिख देंगे आप पाई। ओके, अब बच्चों यहां पे आपको दिया हुआ है कि ये आपका सर्कल है बच्चों, और आपको एरो के साइन कैसे रखने हैं, यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज रखने हैं। दैट्स ऑल। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस, और यहाँ पे रेडियस कितनी है आपकी 1 है। ओके, तो बच्चों इसको सोल्व करना है आपको, तो आपको एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो यहां से सिंपल सी बात है, आप क्या लिख सकते हैं सर, y डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहां पे आप एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। सर कैसे लिखा, बिकॉज एफ डॉट डी आर इज व्हाट, दिस इज एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। आपने उठा के वैल्यूज पुटअप कर दी अलोंग कर्व सी। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं x बराबर आर कोस थीटा होता है, एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा होता है, बिल्कुल आप जानते हैं। सो यहाँ से dx इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं भाई, अगर आप नहीं भी जानते तो दिस इज आर, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज आर कोस थीटा, एंड दिस इज आर साइन थीटा, यहाँ पे डिफाइन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर कोस थीटा आ गया, यहाँ पे आर साइन थीटा आ गया।
यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं आर कोस थीटा और आर साइन थीटा की। डीएक्स की बात करेंगे तो आर तो कांस्टेंट है, कोस थीटा का करते हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन थीटा आ जाता है, थीटा का करेंगे तो डी थीटा आ जाएगा, एंड डी वाई बराबर यहाँ पे आर कोस थीटा और यहाँ पे डी थीटा आ जाता है। देन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों आप y की बात करते हैं तो यहाँ पे r साइन थीटा आ जाता है, और dx की बात करते हैं तो माइनस का r साइन थीटा और यहाँ पे d थीटा आ जाता है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, r स्क्वायर के बराबर आ जाती है, माइनस यहाँ से आप लिखते हैं x की वैल्यू r कोस थीटा है और dy की वैल्यू यहाँ पे r साइन, यहाँ पे dy की वैल्यू r कोस थीटा डी थीटा आ जाता है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको भी आप आर स्क्वायर ही लिख दीजिए। ठीक है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बच्चों सर्कल से रिलेटेड, सेमी सर्कल से रिलेटेड, तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि जो आपके कैलकुलेशंस हैं उनको आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर और थीटा की में जिक्र दें। सो यहाँ पे एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी थीटा को आपने कॉमन ले लिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, और यहाँ पे माइनस साइन को आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विद डी थीटा, दैट बिकम्स 1, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 पाई। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सर्कल है तो थीटा की लिमिट कितनी लगनी, 0 से 2 पाई लगनी है, तो माइनस ये 1 हो गया तो माइनस 2 पाई आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए, फिर अपन सरफेस इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे, देन अपन वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, ठीक है। CSIR नेट में 2 टाइम यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 to 3 टाइम, और एक बार तो कंटिन्यूअसली पूछे गए 2000 आई थिंक 13 में आया, और एक बार फिर उसके बाद 14 में आया, सेम पैटर्न से क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं लिख बता देता हूं आपको, वो भी जब कर ही रहे हैं तो चर्चाएं कर लेनी चाहिए, डिस्कशन। ओके, नोट कर लिया, लिखे लिखे क्वेश्चन जो कि CSIR नेट और दिसंबर 2013 का जो एग्जाम था इसमें पूछा गया था। ओके, तो लिखते हैं इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू वाई जेड आई के प्लस एक्स जेड जे के, वाई जेड आई के प्लस एक्स जेड जे के प्लस एक्स वाई के, ठीक है, then the integral और यहां पे क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्लोज पाथ के लिए। ओके, where C is along the perimeter of rectangular area, where C is the perimeter along perimeter of a rectangular area of rectangular area
बाउंडेड बाय x बराबर 0, एक्स वाई बराबर 0 एंड x बराबर a, y बराबर b, बराबर a एंड y बराबर b और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको यहां पे 1/2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है पाई ए बी स्क्वायर, पाई ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको पाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड द डी ऑप्शन इज 0। बच्चों गेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहां से, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको। ठीक है, यहां पे ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ए डॉट डी आर कैलकुलेट करना है। अब बच्चों सबसे पहले इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं आप कर्ल कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि क्लोज पाथ की बात की अगर कर्ल 0 आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि इस क्लोज लाइन इंटीग्रल की वैल्यू भी 0 होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कर्ल ऑफ ए वेक्टर अपन डिफाइन करते हैं, दिस इज आई केप जे केप के केप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे वाई जेड, यहाँ पे एक्स जेड, यहाँ पे एक्स वाई, इस प्रकार से आपने लिख लिया, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आई केप, यहाँ पे जब आपने y तो यहाँ पे x आया माइनस एक्स माइनस जे केप, यहाँ पे आप बात करेंगे तो y माइनस वाई प्लस के केप आप बात करेंगे तो यहाँ पे z माइनस जेड, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। दिस इज द कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ओके, तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू 0 आ जाती है, दैट मीन्स यहाँ पे जो क्लोज लाइन इंटीग्रल ए डॉट डीएल की वैल्यू होगी वो 0 आ जाती है। दिस इज द करेक्ट आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों बहुत बढ़िया से पढ़िए, चाहे क्लासिकल मैकेनिक्स हो, जो टफ पेपर माने जाते हैं क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैं कह रहा हूं इतना बढ़िया से आपका होगा कि आप कहेंगे सर मजा आ गया। आप बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स की तो इतना सिस्टमेटिक आपको क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा कि टफ पेपर्स की बात कर रहा हूं मैं, कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। मैं केवल क्लासिकल की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं इसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स को भी इंक्लूड करके बोल रहा हूं, ठीक है, तो वो भी बहुत शानदार आपकी होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी पेपर्स हैं जिनसे आपको डर लगता है, एक भी पेपर में आपको डर नहीं लगेगा, आप कहेंगे सर इसमें कुछ है ही नहीं, बशर्ते आप स्टेप बाय स्टेप पढ़े। हो गया भाई। नेट में एक क्वेश्चन और ऐसा ही आया हुआ है बट उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आपको क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डीएल पूछा है, वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, उसका भी कर्ल 0 होगा, और वो जो जून वाला एग्जाम था 2014 का उसमें पूछा गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए सेकंड, यहां पे सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट टूल है बच्चों। आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स में खूब फ्लक्स डिफाइन करते हैं, और फ्लक्स जो डिफाइन किया जाता है वो सरफेस इंटीग्रेशन के थ्रू ही डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी सरफेस है बच्चों, उसके करेस्पॉन्डिंग किसी वेक्टर का जो इंटीग्रेशन होता है इसे आप बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। जैसे इस प्रकार से यहाँ पे आपने प्लेट ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से ये डीएस हो गया,
और बच्चों यहाँ पे जाहिर सी बात है इसका यूनिट वेक्टर होगा भाई। एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो प्लेन से परपेंडिकुलर होती है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे बच्चों जाहिर सी बात है आपका वेक्टर भी डिफाइन होगा। तो जो डिफाइन करने का तरीका है बच्चों, अब इस सरफेस के अलोंग आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेक्टर का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। तो वेक्टर का कंपोनेंट इस सरफेस के अलोंग आपको ब्रेक करना पड़ेगा। दिस इज ए cos थीटा, भाई यहाँ पे एंगल थीटा है, दिस इज ए cos थीटा। सो ए cos थीटा, और जो ds लिखा जाएगा बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर। दिस इज द सरफेस इंटीग्रेशन। और होल सरफेस के लिए आप बात करेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो सरफेस इंटीग्रल के लिए आप क्या यूज करते हैं, डबल इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि दो दो डायमेंशन मिलके ही किसका फॉर्मेशन करते हैं, एरिया का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो so integration, so integration of a vector along the surface ओके। यहां पे डीए, अगर यहां पे मैं सरफेस इंटीग्रेशन लिखना चाहूं तो सरफेस इंटीग्रेशन जो लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और यहाँ पे आपने भाई अगर मैं इसको सिंगल इंटीग्रेशन से लिखता हूं तो भी यहाँ पे डीएस लिखा हुआ है, उससे सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहाँ डबल इंटीग्रल आएगा। ओके, और चाहूं तो मैं यहाँ पे डबल भी लगा सकता हूं। तो लिखने का तरीका केवल यही होता है। बात करते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल जो होता है ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। सरफेस इंटीग्रल ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट द फ्लक्स, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है फ्लक्स उसको बताता है। क्योंकि फ्लक्स कैलकुलेट याद कीजिए आप करते थे कि कोई भी आपने सरफेस ले ली, इससे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही है, ठीक है, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ते हैं तब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फ्लक्स से बनते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट में। यहाँ पे फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही हैं तो आप फ्लक्स कैसे डिफाइन करते थे, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इसी प्रकार से बताते थे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर कोई सरफेस क्लोज है, ये तो क्या है, ओपन सरफेस है बच्चों, अगर कोई सरफेस आपकी है जो कि क्लोज है और इससे निकलने वाले फ्लक्स के बारे में आपसे बात की जाएगी तो आप क्या कहेंगे, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इस प्रकार से लिखा जाएगा। बिल्कुल, और अगर इस क्लोज सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाती है तो याद कीजिए आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्लोज सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी रखते हैं, बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर 0। और आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक सोलेनोइडल फील्ड है, तो अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अलोंग किसी भी वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल 0 आ जाता है, दैट मींस द फील्ड इज सोलेनोइडल फील्ड। ओके, तो सरफेस इंटीग्रल यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल क्लोज और जो टू डायमेंशनल सरफेस को ओपन सरफेस बोला जाता है, और जो थ्री डायमेंशनल आपकी सरफेस जो कि क्लोज होती है, ठीक है, ओपन सरफेस में जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है बच्चों वो प्लेन टू परपेंडिकुलर, ऊपर की ओर भी हो सकती है नीचे की ओर भी हो सकती है, अपवर्ड डाउनवर्ड बोथ पॉसिबिलिटीज पॉसिबल। बट जब क्लोज सरफेस की बात की जाती है बच्चों तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा इनसाइड टू आउटसाइड ली जाती है। फिक्स रूल है, आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, और जब अपन क्वेश्चंस करेंगे उस दौरान भी अपन इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ओके, और यहां पे लिख दिया आपने क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज 0, देन यहां पे जो ए वेक्टर होगा बच्चों ये सोलेनोइडल फील्ड होगा। ओके, तो कर लीजिए इसको नोट, और फिर अब यहां पे अपन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे।
पूनम, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं भैया। ये भी ग्रिफिथ का ही क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल, कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल, कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ, और यहां पे लिखा हुआ है v वेक्टर इज इक्वल्स टू 2xz x कैप, 2xz x कैप प्लस x प्लस 2y कैप, x प्लस 2y कैप प्लस y जेड स्क्वायर माइनस 3 प्लस y माइनस 3 जेड कैप लिखा हुआ है, ठीक है। ओवर 5 साइड, ओवर 5 साइड्स, ओवर 5 साइड्स एक्सक्लूडिंग द बॉटम, बॉटम को छोड़ते हुए, एक्सक्लूडिंग द bottom, excluding the bottom of the cubical box, of the cubical box, of the cubical box as shown in figure, as shown in, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इस कैलकुलेशन करने की आपकी आदत बनेगी, ठीक है। Let upward and outward be the positive direction, इसमें ये भी दिया हुआ है, let upward and outward, let upward and outward be the positive direction, be the positive direction, positive direction, positive direction as indicated by arrows, as indicated by arrows, ओके। और बच्चों यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इज 2, ओके। तो यहां पे आपको गिवन है स्टूडेंट्स, क्यूबिकल बॉक्स बनाते हैं आप, okay, this is our cubical box, this is x axis, this is y axis and this is z axis, no problem sir। now यहां पे आपको दिया हुआ है, इस फ्रंटल सरफेस को इन्होंने सरफेस 1 बोला, ठीक है। बैक सरफेस को सरफेस, इसको यहाँ पे जो आपकी बैक सरफेस है, अब बैक सरफेस ऐसे बनानी पड़ेगी, दिस इज अवर सरफेस 2, दिस इज सरफेस 3, दिस इज सरफेस 4 एंड दिस इज सरफेस 5, ओके। और बॉटम वाली सरफेस को जो एक्स वाई प्लेन में इसको आपने छोड़ दिया है। अब बच्चों आपको यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। सरफेस इंटीग्रल जो यहाँ पे कैलकुलेट होगा, अब सभी सरफेस के करस्पॉन्डिंग डिफाइन होगा, तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ए दिया हुआ या वी दिया हुआ, वी दिया हुआ, तो वी लिख लीजिए सरफेस 1 के लिए, वी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर सरफेस 2 के लिए, यहाँ पे वी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर सरफेस 3 के लिए,
प्लस यहाँ पे v वेक्टर डॉट ds वेक्टर सरफेस 4 के लिए और यहाँ पे v वेक्टर डॉट ds वेक्टर सरफेस 5 के लिए। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। एक सरफेस के लिए मैं आपको करके बता देता हूं, फ्रंटल सरफेस के लिए ही बात कर लेते हैं। फॉर सरफेस 1 बच्चों, सरफेस 1 की अगर आप इक्वेशन की बात करते हैं तो इस प्लेन पे कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है? आप कहेंगे सर एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, एवरीवेयर ऑन दैट प्लेन द एक्स इज 1। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन है x बराबर 1। और बच्चों आप जानते हैं ये YZ प्लेन में है फ्रंटल सरफेस, तो यहाँ पे एरिया एलिमेंट जो लिखा जाएगा और dy dz लिखा जाएगा। और एरिया की डायरेक्शन मैंने आपसे पहले ही कहा था, सरफेस कैसी है? क्लोज सरफेस है, इनसाइड टू आउटसाइड होगी, तो परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी, दैट इज द एक्स के। तो आपको तो v डॉट ds निकालना है, सो आपका इंटरेस्ट तो x वाले कंपोनेंट में ही v के, क्योंकि यहाँ पे अब आप v वेक्टर डॉट ds वेक्टर निकाल लीजिए। चलो यहाँ पे तो निकालते हैं, v को कॉमन यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ओके और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने लिख दिया डॉट dy dz x कैप। तो आप जानते हैं y कैप और z कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर 1 है तो यहाँ पे 2, x की वैल्यू 1 आ गई z, और यहाँ पे dy dz आ गया भैया। दिस इज v वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ओके, तो v वेक्टर डॉट ds वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है सरफेस 1 के लिए, तो 2 बाहर निकाल दिया, z dy और यहाँ पे dz लिख दिया, डबल इंटीग्रेशन लगा दिया। और साइड 2 है बच्चों, तो y की वैल्यू भी 0 से 2 वेरी करेगी, z की वैल्यू भी 0 से 2 वेरी करेगी। तो यहाँ पे 2, अब यहाँ से जेड स्क्वायर बाई 2 एक बन जाएगा 0 से 2, ठीक है। और यहाँ पे y और इसकी लिमिट लग जाएगी 0 से 2, तो 2 यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, या ना करना चाहे तो ऐसे रहने दीजिए। 2 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 ही आएगा। और यहाँ पे 2 माइनस 0 ये भी 2 ही आएगा, तो ये वैल्यू 8 आ जाएगी। ये सरफेस 1 के लिए है, ऐसे ही सरफेस 2 के लिए कैलकुलेट होगा। सरफेस 2 के लिए भी बता देता हूं, फिर आप कर लेंगे। फॉर सरफेस 2, सरफेस के लिए बात करते हैं तो सरफेस 2 का मतलब है बैक सरफेस, मतलब जो इस बोर्ड में है, ये पीछे वाली सरफेस, दिस इज द सरफेस 2। ये जो आपकी पीछे वाली सरफेस है ना, ये, या इसको इस प्रकार से बना दीजिए, ये पीछे वाली सरफेस दिख गई होगी आपको अब। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, इस पीछे वाली सरफेस का जो आपका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी अंदर से बाहर की ओर, तो माइनस एक्स केप में x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे यहाँ पे ds वेक्टर की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो कितनी लिखी जाएगी? dy dz, और माइनस का यहाँ पे x केप आ गया, बस सेम टू सेम ही आएगा। तो v वेक्टर, x की वैल्यू 0 है, बट v वेक्टर डॉट ds वेक्टर आप कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते ये 0, तो ओवरऑल आंसर ही 0 आ गया, v वेक्टर डॉट ds वेक्टर ही 0 आ गया। 3 के लिए आप खुद करेंगे, या एक क्वेश्चन में खुद ही करवा देता हूं भाई। फॉर सरफेस 3, सरफेस 3 के लिए बात करते हैं बच्चों। सरफेस 3 को, इस सरफेस को माना है y बराबर 2, जिसका इक्वेशन है, तो यहाँ पे y कांस्टेंट है बच्चों, तो बाकी दो कोऑर्डिनेट कौन से बचे? x और z। तो यहाँ से ds वेक्टर बराबर आ जाता है dx dz। डायरेक्शन क्या होगी? इनसाइड टू आउटसाइड प्लस y कैप डायरेक्शन में,
तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, वाई कैप लिख देंगे। ओके, तो वी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये तो आपका वी वेक्टर हो गया। डॉट आप क्या लिखेंगे भैया, डीएस, और डीएक्स की वैल्यू डीएक्स डीजेड वाई कैप। भाई डॉट प्रोडक्ट से केवल वाई कैप डिफाइन होगा, तो यहां से x प्लस टू और यहाँ पे dx dz लिख दिया। y की वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे भाई। दिस इज v वेक्टर डॉट ds वेक्टर। सरफेस 3 के लिए v वेक्टर डॉट ds वेक्टर की बात आप करते हैं तो x प्लस टू dx dz, 0 से 2 लिमिट लगी, 0 से 2 लिमिट लगी। ओके, और यहाँ पे आप x प्लस टू का होल स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, 0 से 2 लिमिट लगा देंगे, और यहाँ से dz का dz का यहाँ पे z हो जाएगा, 0 से 2 लिमिट लगा देंगे। नो प्रॉब्लम सर। यहाँ पे बच्चों 1/2, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर जो होता है बच्चों वो 16 होता है, माइनस 0 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है वो 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो यहाँ पे फाइनली 12 आंसर आ जाता है वी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये सरफेस 3। अब बच्चों सरफेस 4 के लिए बात करते हैं। सरफेस 4, और सरफेस 4 के लिए y बराबर है, वही ds वेक्टर की आप बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे dx dz लिखा जाता है। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस का y के। क्यों, क्योंकि इनसाइड टू आउटसाइड होगा तो अंदर से बाहर की और माइनस वाई केप में। डायग्राम को देख सकते हैं आप चाहें तो, जो आपका डायग्राम बना हुआ है वो ये रहा आपका डायग्राम। तो इसके लिए आप बात करने जा रहे हैं तो यही होगा, दिस इज द माइनस वाई के, दिस इज वाई के। ओके, और इसकी वैल्यू में यहाँ पे माइनस वाई के आ जाएगा। बाकी सेम टू सेम कैलकुलेशन आनी है, बिकॉज यहाँ पे v वेक्टर डॉट ds वेक्टर जो लिखा जाएगा वो लिख दिया जाएगा माइनस x प्लस टू डी एक्स डी जेड, माइनस एक्स प्लस टू डी एक्स डी जेड। ये आपने लिख दिया, इसको इंटीग्रेट आप कर देंगे तो अभी वैल्यू कैलकुलेट किए +12, तो यहाँ -12 आ जाएगा, माइनस का 12। सरफेस 5 के लिए बात कर लेते हैं। फॉर सरफेस 5, सरफेस 5 के लिए z बराबर 2 है, सो ds वेक्टर बराबर dx dy, और डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड टू आउटसाइड, तो परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, तो यहाँ पे z कैप आ जाएगा। तो v वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिख देंगे दिस इज योर v वेक्टर डॉट, यहाँ पे आप लिख देंगे dx dy, और यहाँ पे z कैप। यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है बच्चों केवल यहाँ पे z के कंपोनेंट में है। सो v वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये दोनों तो 0 हो गए, यहाँ पे y z स्क्वायर -3 dx dy आपने लिख दिया, और z बराबर 2 है तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 -3 1 हो जाएगा, सो y dx dy, और यहाँ पे v वेक्टर डॉट ds वेक्टर फिफ्थ सरफेस के अलोंग डबल इंटीग्रेट आप कर देंगे, 0 से 2, 0 से 2, तो यहाँ पे बच्चों y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, y स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 लिमिट लग जाएगी, और यहाँ पे x आ जाएगा, 0 से 2 लिमिट लग जाएगी। ओके, तो यहाँ से 2, यहाँ पे x का आपने ओपन किया तो ये आ गया, यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ गया, इससे 2 कैंसिल हो गया, दिस इज द 4। ओके, सो सबको ऐड कर दीजिए, देन सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स देख लीजिए,
सरफेस 1 के लिए 8 आई है, 3 और 4 के लिए तो सेम टू सेम है, प्लस माइनस का साइन तो 0 हो गई, सेकंड के लिए 0 है ही सही। तो 8 + 4 फाइनली कितना आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन 12 आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। करने का तरीका यही है, कीजिए भैया सो। कैलकुलेशन पे एक बार निगाह डाल लीजिए बच्चों, गलत नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन। साइड 2 लिए तो x बराबर भी 2 ही आएगा ना यहाँ पे, तो ये 2, तो ये 2 हो गया, तो 2 एक्स्ट्रा में आ जाएगा, यहाँ पे 4 रहेगा आगे। ये अपन ने 1 से ही कर दिया पूरा, 1 से तो नहीं किया होगा। सिक्सटीन आएगी इसकी वैल्यू। ठीक, बाकी सब सही है। एक लास्ट और चेक कर लेते हैं। तो 20 हो जाएगा भाई, 16 + 4 20, बाकी सब सही है। लिख लीजिए, ओके। लिख लीजिए, ओके। अब एक आपको होमवर्क दे देता हूं, और घर पे कीजिएगा इनको सोल्व। करने का प्रोसेस यही रहेगा, चाहे कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई सा भी हो, स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो, कार्टेशियन हो, इट डजंट मैटर। कर लीजिए भाई, ठीक है। लिखे क्वेश्चन, शो दैट
आपको लग रहा होगा सर ये प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हो, हमारे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, बट बच्चों आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए करवा रहे हैं, काम आएंगे सब कैलकुलेशंस आगे। ठीक है, वेयर वेयर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहां पे आपने लिखा 4xz i कैप माइनस y स्क्वायर जे कैप प्लस yz के कैप, ये आपको वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है। एंड s इज द सरफेस ऑफ क्यूब एंड s इज द surface of cube, okay, bounded by the plane bounded by the plane, और यहां पे x बराबर 0, x बराबर 1 एंड y बराबर 0, y बराबर 1 एंड z बराबर 0, z बराबर 1, इससे बाउंडेड है। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है, क्यूब है, क्लोज सरफेस है, कंप्लीट आपको a डॉट डी एस बराबर 3/2 कैलकुलेट करना है। आप इससे अभी कैलकुलेट कीजिए, फिर जब क्लोज सरफेस की बात होगी तो मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम्स पढ़ाऊंगा, और आप में से बहुत से बच्चे आप नेट की प्रिपरेशन की हैं तो आप भी जानते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती हैं। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्लोज इंटीग्रल a डॉट डी एस को आप क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ a डीटो लिख सकते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा, 2 स्टेप में हो जाएगा। बट पहले आप इससे कीजिए, फिर मैं आपको कल फंडामेंटल थ्योरम्स पढ़ाऊंगा तो डिटेल में इस पे एनालिसिस अपन करेंगे। लिख लीजिए, हेडिंग डालिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन, थर्ड पॉइंट वॉल्यूम इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है ये वेक्टर के लिए भी डिफाइन होता है और स्केलर के लिए भी डिफाइन होता है। कोई भी आपका वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस प्रकार से आपने वॉल्यूम डिफाइन किया हुआ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपने बहुत सी बार चार्ज कैलकुलेट किए हैं तो रो डीटो से किए हैं, रो एक स्केलर फंक्शन ही तो है, डीटो वॉल्यूम एलिमेंट, तो आपने वॉल्यूम इंटीग्रेशन डिफाइन किया ही है। ओके, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आता है बच्चों, ये आपने छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया डीटो, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है तो कोई डायरेक्शन होगी नहीं, और यहाँ पे वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन है ए वेक्टर, इस प्रकार से, और आपको देन the integration of vector oblique scalar along over the volume दिस इज द वॉल्यूम इंटीग्रेशन। जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा वो ए वेक्टर डीटो आ जाएगा। ओके, और ट्रिपल इंटीग्रेशन तो होता ही है भैया, यहाँ पे तो v लिख दीजिए, नहीं तो आप ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पे d2 का मतलब ही dx dy dz है, तो जाहिर सी बात है ट्रिपल इंटीग्रेशन लगेगा ए वेक्टर d2, इस प्रकार से आपने लिख दिया है। आइए क्वेश्चन करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, कल अपन फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे, और कल ही मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा लगभग आधे घंटे क्लास के बाद। तो कल अपन कार्टेशियन और कर्वीलिनियर को कंप्लीट कर लेंगे, और फिर एक क्लास और लगेगी जिसमें स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल को मैं समझा दूंगा, साथ ही उनके
न्यूमेरिकल्स अपन कर लेंगे और फिर ये अपना वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट होता है, देन अपन असाइनमेंट करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। ओके, तो असाइनमेंट आप कर लीजिए भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। इफ एफ वेक्टर आपको गिवन है 2zi केप माइनस एक्स जे केप प्लस वाई के केप, ओके, देन द वॉल्यूम इंटीग्रल, then the volume integral और यहां से f वेक्टर d2, यहां पे v लिखा आपने, where v is bounded by surface, where v is bounded by the surface, by the surface, ओके, x बराबर 0, y बराबर 0, ठीक है, x बराबर 2, y बराबर 4 और यहां पे z बराबर x स्क्वायर और z बराबर 2, ओके। लिमिट इस प्रकार से दी हुई है आपको, ए ऑप्शन लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 3i के प्लस 5j के प्लस 5j, बी ऑप्शन आप लिखेंगे i के प्लस 8k के, सी ऑप्शन आप लिखेंगे 1/15 8i के, 1/15 8i के प्लस 5j के प्लस 3k के, 5j के प्लस 3k के, और डी ऑप्शन आप लिखेंगे 32/15 और यहां पे 3i के प्लस 5k के, ठीक है। ये क्वेश्चन करना है आपको, तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, तो ये हो जाइए आप स्टार्ट। एफ वेक्टर d2 आपको कैलकुलेट करना है, एफ वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो एफ वेक्टर को कैरी कर लेते हैं यहां से, तो वॉल्यूम इंटीग्रल यहां से अपन स्टार्ट करते हैं भैया, तो वॉल्यूम इंटीग्रल बराबर इंटीग्रेशन एफ d2 लिखा जाता है। अब वॉल्यूम यहाँ पे जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो तो एज ए स्केलर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, तो एफ वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं और ट्रिपल इंटीग्रेशन है भैया, और यहाँ पे dx dy dz इसी प्रकार से लिखा जाता है वॉल्यूम एलिमेंट, ओके। यहाँ पे 2z dx dy dz, ये आई केप आपने बाहर निकाल लिया, ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ पे माइनस का जे केप आपने बाहर निकाल दिया, ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा दिया, और यहाँ पे x dx dy dz लिख दिया है, ओके। और यहाँ पे बच्चों आपने प्लस के केप को बाहर निकाल दिया, ट्रिपल इंटीग्रेशन, और यहाँ पे y dx dy dz लिख दिया, ठीक है बच्चों। z और x एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं क्योंकि इनकी लिमिट में ऐसा है, क्योंकि z की जो लोअर लिमिट है वो x पे डिपेंड कर रही है, तो आपको डील करते वक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। y का तो कर देते हैं, अब 0 से कितना हो रहा है y की लिमिट, लिमिट लगाते हैं 0 से 2, x की लिमिट लगेगी, x की लिमिट यहाँ पे 0 से 2 लगेगी, 0 से 4 लगेगी भैया, और यहाँ पे z की लिमिट इस प्रकार से लगेगी, एक बार देख लेते हैं लिमिट्स को, बिल्कुल ऐसे ही लगेगी।
सो यहाँ पे x की लिमिट 0 से 2, y की लिमिट 0 से 4 और z की लिमिट x स्क्वायर टू 2। बिल्कुल यही लिमिट आपकी लगने वाली है। अब यहाँ पे y को तो आप डायरेक्ट ही डील कर सकते हैं। सो आई कैप यहाँ पे y लिखा हुआ है, dy का इंटीग्रेशन y होगा, 4 बाहर निकल जाएगा और 2 भी बाहर निकल जाएगा, तो ये 8 हो गया भैया, ये आपका 8 हो गया। डबल इंटीग्रेशन यहाँ पे z और यहाँ पे है dx dz। ओके, माइनस का j कैप, यहाँ पे x dx, यहाँ पे 4 आपका आ गया बाहर, डबल इंटीग्रेशन x dx dz प्लस यहाँ पे k कैप है और y स्क्वायर बाई 2 आएगा। ठीक है, y का करेंगे y dy, तो y स्क्वायर बाई 2 और y स्क्वायर बाई 2 का यहाँ पे आप लिख देंगे और 0 to 4 लिमिट है और यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन dx dz और यहाँ पे आप लिख देंगे बच्चों 0 से आपने लिख दिया भाई x की लिमिट तो 2 है और x स्क्वायर से 2 है। ठीक है, x बराबर 0 से 2 और z बराबर x स्क्वायर से ये भी 2, x बराबर 0 से 2 और यहाँ पे z बराबर x स्क्वायर से 2 लिमिट लगी हुई है। सो 8 आई कैप, ये तो आपने एज इट इज लिखा, z का आप करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 1/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से z स्क्वायर लिखा जाएगा, लिमिट लगेगी x स्क्वायर से 2 और यहाँ पे dx लिखा जाएगा, माइनस का 4 j कैप लिखा जाएगा और यहाँ से 0 से 2 लिमिट लग जाएगी और z की यहाँ पे कितना आ जाएगा, dz का z, भाई dz का z आ जाएगा, लिमिट लग जाएगी x स्क्वायर से 2, यहाँ पे x dx प्लस यहाँ पे k कैप और बच्चों यहाँ पे भाई y स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2 8 आ जाएगा, तो 8 के कैप और यहां से z को करेंगे तो 0 से 2, यहाँ पे भाई डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट को आपको करना आता है, यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा भाई ये, क्योंकि z लिखा जाएगा, dz का z होगा, z का जब लिमिट लगेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx। ठीक है भैया, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे आई कैप, तो ये 4 आई कैप हो गया, 4 आई कैप। यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 है तो यहाँ पे 4 माइनस भाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 dx लिखा जाएगा, माइनस का 4 j कैप है और यहाँ पे लिखा जाएगा भैया 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स dx, 0 से 2 है और यहाँ पे प्लस का 8 k कैप और यहाँ पे 0 से 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx है, हो गया बस फुल। तो यहाँ पे 4 आई कैप, ओके, यहाँ पे 0 से 2, तो यहाँ पे 4x माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 लिखा जाएगा, 0 से 2 लिमिट लगेगी, माइनस का 4 j कैप, यहाँ पे 2x आ गया बच्चों, तो 2x तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये एक्स क्यूब बन गया तो x की पावर 4 अपॉन 4 बन जाएगा, 0 से 2 प्लस 8 k कैप और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 2x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और यहाँ पे 0 से 2 लग जाएगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो 4 आई कैप, अब यहाँ पे बच्चों 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 5 की आप बात करते हैं तो 32 अपॉन 5 लिखा जाएगा, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 माइनस 4 जे कैप और यहाँ पे आपका आ गया भाई 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस यहाँ पे बच्चों 2 की पावर 4 16 डिवाइडेड बाई 4 लिखा जाएगा, प्लस 8 के कैप और यहाँ पे ये 8 बाई 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, माइनस का 8/3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जे कैप ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि जिसमें जे कैप 0 हो रहा हो, वही आंसर हो जाएगा।
तो आई थिंक बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए आपका। नहीं सर, यहां पे भी जे केप नहीं है, तो या तो बी होगा या डी होगा। बी या डी में से एक आंसर आएगा। आई केप का कोफिशिएंट देख लीजिए तुरंत। आई केप का कोफिशिएंट यहां पे आई केप नहीं बनेगा। ये 8/5 32/5 बन रहा है। हाँ, तो 32/5 इसको अंदर मल्टीप्लाई करते 32/5 आई कैप। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पूरा सोल्व नहीं करना होता एग्जाम में, आंसर पता लगने तक ही सोल्व करना होता है। लग गया आंसर पता, डी आएगा। आप सोल्व कर लीजिए, डी आना है। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई 8, तो 32/5 आई केप, ये तो 0 हो गया, प्लस 8 के केप, और यहां से 12 माइनस 8 4/3। तो ऊपर तो 32 को कॉमन ले लिया, नीचे 15 आ गया, यहाँ पे 3 आई केप प्लस 5 के केप। दिस इज योर आंसर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चाहता तो बच्चों मैं भी इनको स्किप कर सकता था, पर फिर मजा नहीं आता है डिटेल में पढ़े। तो 10-5 दिन आप क्लास लेके देखिए, अपने आप आपको पढ़ाने का सिस्टम समझ में आ जाएगा। कितना डीप में बताते हैं वो समझ में आ जाएगा। और पूरे साल ऐसे ही पढ़ाते हैं भैया, ठीक है। कर लीजिए नोट। ओके, ठीक है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। राधे राधे।